लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों अब की बार सिलेक्शन पक्का होना चाहिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए जुनून के साथ रगों में जुनून होना चाहिए आप सभी के अंदर। अब की बार सिलेक्शन पक्का होना चाहिए हर हाल में। आपको चाहे कुछ भी करना चाहिए, कितनी भी गर्मी हो आपको सिलेक्शन लेके रहना दोस्तों। जिसने जिसने आपको कहा है ना दोस्तों कि आप ये नहीं कर सकते, आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक जितना भी सवाल रहेगा, जो प्राचीन भारत का आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके, जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक, मतलब 2023 तक जितना भी क्वेश्चन हुआ था 1992 से लेकर 2023 तक, सभी का हम लोग प्रश्न करेंगे। उनमें से किसका प्रश्न करेंगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास का जो सबसे पहले हम लोग प्रश्न करेंगे। दूसरे वीडियो में मध्यकालीन भारत का बात करेंगे, तीसरे वीडियो में आधुनिक भारत का, मतलब जितना है इनमें से सभी का वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत का, भारत के इतिहास से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? पहला ऑप्शन है अंजीरा से, दम्प सदात से, और किली गुल मोहम्मद से, और मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी नंबर, मेहरगढ़ से जो इसका आंसर प्राप्त हुआ था। कहाँ से? जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, हम लोग मतलब अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के मतलब बाद में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल, तीसरा ताम्रपाषाण युग, और चौथा है लौह युग था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, ताम्रपाषाण जो युग था इसी को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक एक करके। टोटल जितना भी क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास को सभी को करना है दोस्तों। अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर स्टेट विशेष किसी भी स्टेट विशेष का अगर तैयारी करते हैं या यूपीएससी का अगर तैयारी करते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांडु, चौथा नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का जो था, मतलब हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः इसी रंग का, लाल रंग का उपयोग किया करता था। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 4 के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पहला ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अध ऐतिहासिक काल जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता इसी युग में पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जितना भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 63वीं 64वीं मतलब 67वीं, जो जितना भी बीपीएससी का अभी तक एग्जाम हुआ सभी का क्वेश्चन इसमें सिर्फ प्राचीन भारत का क्वेश्चन मिलेगा। फिर मध्यकालीन भारत का अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वस्तुकला, और उपयुक्त में से कोई ना और इनमें से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से अधिक, जो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसका थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन का माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों को मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान नगर और अन्ना नगर प्रमुख है। इसी सतह की पकी हुई ईंटें हैं जिसे जिप्सम तथा मोटर द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे किस शहर की मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? लोथल, देसलपुर, सोहगौरा और कोटदीजी जो है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लोथल जो है, मतलब मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिनी हड़प्पा के नाम से। बीपीएससी और सीडीपीओ 2009 में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है टोटल बीपीएससी में प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। उसमें आप इस वीडियो को अगर देखते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? पहला सिकंदरिया,
दूसरा लोथल, तीसरा महास्थानगढ़, चौथा नागपट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल जो है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो हड़प्पा बंदरगाह का जो है ये भाग है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डावरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर है लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है। कहाँ पे? लोथल जो है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? मतलब मानव जो जीवाश्म है वहाँ मतलब किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? पहला है गंगा नदी, दूसरा नर्मदा, दूसरा यमुना नदी, तीसरा नर्मदा, चौथा ताप्ती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा घाटी जो है, यहीं से मानव जीवाश्म भारत की इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर मतलब प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और गुप्त शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक से अधिक, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा कनिष्क, चौथा चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया जाता है? मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। जो इसका आंसर हो जाएगा मतलब एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखो 66वीं बीपीएससी और री एग्जाम प्री मतलब जो था मतलब प्रीलिम्स जो होता बीपीएससी का 2020 में भी पूछा जाता है। अगर इसके बारे में कुछ तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, थ्योरी के पार्ट के बारे में। अशोक की कालीन विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा जो खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है, यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? मतलब पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है बनावली, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली जो है मतलब इसी हड़प्पा कालीन स्थल से मतलब बनावली हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। कहाँ से? बनावली से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा धौलावीरा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जो मतलब जूते हुए खेतों के निशान मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स्य और बी.एस. नाथ। तो इसका आंसर है बी.एस. नाथ जो है, बी.एस. स्मिथ जो है मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों देख सकते हैं मतलब 57th बीपीएससी और 59th बीपीएससी और प्री 2000 मतलब 15 में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। आप जितना भी यहाँ से क्वेश्चन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से टोटल क्वेश्चन मतलब आपको करके जाते हैं दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बोकच कोई का महत्व इसलिए है मतलब किस लिए महत्व है? वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। तीसरा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 16 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। इसमें सुमिलित करना है दोस्तों यहाँ पे। नवपाषाण काल और इन नवपाषाण काल जो है उसका स्थल और स्थलों के स्थान जो उसमें मैच करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक का जो है इसका आंसर 3 में हो जाएगा उत्तनूर जो है तेलंगाना में है, और जो बी का हो जाएगा 4 नंबर
जो चिरांद है जो मतलब बिहार में है, इसके बारे में हो जाएगा यहाँ पे। और सी का 2 नंबर में होगा गुफर लाल जो है कश्मीर में है, और पाइम पल्ली जो है तमिलनाडु में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ए का यहाँ पे हो जाएगा मल्ल जो है दोस्तों यहाँ कुशीनगर हो जाएगा यहाँ पे। और बी का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा अंग का जो है चंपा राजधानी था, और गंधार का राजधानी जो था तक्षशिला था, और बतस्सी का राजधानी जो कौसम्बी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे 18 का। अब यहाँ पे 19 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा कावेरी, चौथा परुस्नी। तो इसका आंसर परुस्नी नदी पे मतलब 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व और 16000 वर्ष पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 का ई नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्वेंटी वन के बाद दोस्तों हम लोग 22 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। 22 नंबर यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा कनिष्क, तीसरा है रुद्रदामन और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसका देख सकते हैं यहाँ पे 22 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी की बात करें तो मतलब 22 का रुद्रदामन के द्वारा जो था एक सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष मिलता है? यहाँ पे मौर्य काल कला और गुप्त कला, राष्ट्रकला और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुप्त कला का जो है मतलब झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद का गढ़वा मंदिर जो मूर्तियाँ था उसमें गुप्त काल से संबंधित है। कहाँ से? गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित करता है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 9वां मंडल जो है मतलब जो ऋग्वेद का जो स्वयं को समर्पित किया जाता है। किसको? 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? पहला ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण और सोम और इस पे का नामीकृत देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोम और इस पेक पर नामीकृत देवता जो है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः समर्पित करता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर लेते हैं। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे ऋग्वेद से संबंधित है। कहाँ से? ऋग्वेद से संबंधित है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था? योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक जो है इसका मतलब जो भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 42वीं बीपीएससी, 47th बीपीएससी, 53 बीपीएससी और 55 बीपीएससी मतलब ये क्वेश्चन जो है 5 बार लगभग पूछा गया है। कितने बार? लगभग 4 से 5 बार। कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
पहला कुंडाग्राम, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मगध, चौथा वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुंडाग्राम जो है यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा सांची, तीसरा पावापुरी, चौथा समस्तीपुर। तो इसका आंसर है महावीर जो जैन का मृत्यु हुआ था पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में महावीर जैन का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन 29 के बाद 30 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन हुआ करता था? जमाली, योसुद, और आगे अगर बात करेंगे तो 30 का विपिन और प्रभास। तो इसका जो मतलब जो प्रथम शिष्य हुआ करता है जमाली हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? इसका आंसर है जमाली। जो भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य हुआ करता था जमाली हुआ करता था। कौन? जमाली। अब 31 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 31 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उप अंग और 14 पूर्व और 14 उप पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 उप पूर्व। 14 पूर्व जो है इसमें पूर्वकालिक जैन ग्रंथ के रूप में कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है अहिंसा पर जोर, दूसरा है जाति विहीन समाज, तीसरा है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना और स्तूप की पूजा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे। थर्टी फोर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा कुशीनगर, चौथा कपिलवस्तु। तो जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था जो महापरिणाम। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। 35 के बारे 34 के बाद 35, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। तो इसका आंसर है जो त्रिपिटक जो है जो पुस्तक जो है यहाँ बौद्ध धर्म का ये पुस्तक हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। जो त्रिरत्न और 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान की सच्चाई है दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 36 के बाद 37 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। 37 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा और वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति व रिवाजों के अस्वीकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सी नंबर। आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान शब्द नहीं है ये सब। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करेंगे हम लोग। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, मतलब कौन सा वंश का किस पीढ़ी का है? पहला तृतीय, दूसरा चतुर्थ, चौथा पंचम, चौथा है षष्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सी और डी मतलब सी और डी दोनों जो बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम और षष्ठम जो है। इसका कुछ मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में आप लोग मतलब डिटेल में दोस्तों ये तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बाद में, इसको डिटेल में थोड़ा सा लंबा समय लगेगा इसलिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ही कीजिए। अगले वीडियो में मतलब किसी वीडियो में हम मतलब आपको थ्योरी प्राचीन भारत की स्पेशल रूप में मतलब थ्योरी लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बाबर का जो गुफा मतलब बराबर का जो गुफा था तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविकाओं ने, थारवों ने, जैनों ने और तंत्रिकाओं ने। तो इसका आंसर आजीविकाओं ने जो बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने मतलब आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकाओं ने। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल और अपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोसाल जो था जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक हुआ करता था।
क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापद्मनंद था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का स्थापना जो अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के किनारे किया था। किसका? कौन किया था? अजातशत्रु के द्वारा। तो इसलिए 41 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 48, 52 और बीपीएससी में भी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 41 क्वेश्चन के बाद 42 के बारे में बात करेंगे हम लोग। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक द्वारा और तीसरा उदयन, चौथा कनिष्क के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाए उदयन के द्वारा, जो मतलब सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र का राजधानी था उसके मतलब उदयन के द्वारा चयन किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये क्वेश्चन 44 बीपीएससी में पूछा गया है। मतलब जो राजा मतलब पाटलिपुत्र बसाया था, किस राजा ने? उदयन जो राजा था मतलब उन्होंने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। 43 के बाद 44 के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल में मतलब इसको मैच करना दोस्तों। तो 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका। 44 का आंसर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, जो 2009 में बीपीएससी असिस्टेंट के रूप में पूछा गया था। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। आहार जो है बनास से मैच करेगा और कायथा जो है काली सिंध से, स्वालदा जो है ताप्ती से, मालवा जो है नर्मदा से। 44 के बारे बाद हम लोग 45 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र और सुधर्मन। तो इसका आंसर हो स्थूलभद्र जो था पाटलिपुत्र में बुलाई गई जो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होएगा उदयन ने जो अपनी राजधानी जो था पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया मतलब परिवर्तन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो गणतंत्र वैशाली जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है नंद, तीसरा गुप्त, चौथा लिच्छवी जो था, जो मतलब इसका आंसर होगा गणतंत्र वैशाली इसी के द्वारा लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मतलब शुरू में जो मगध का जो था राजधानी कहाँ हुआ करता था? ये क्वेश्चन 53 और 55 बीपीएससी में पूछा गया है। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी और चंपा। जो मगध का जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करता था दोस्तों राजगिरी, जो गिरिवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 48 के बाद 49 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शिलभद्र, विजयसेन, जीवक और मनु। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक जो था मगध शासक का बिंबिसार का चिकित्सक हुआ करता था। 49 के बाद 50 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद और गुप्त। तो इसका अजातशत्रु का वंश जो था हर्यक वंश था। कौन सा? हर्यक वंश। 53 और 55 बीपीएससी में ये दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होता है दोस्तों बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 51, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका आंसर होएगा यहाँ पे विलियम जोन्स जो है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया। किससे? सैंड्रोकोटस जो है उसी के मतलब उससे ही चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 51 के बाद 52 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी जो लिपि था सर्वप्रथम इसने किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, दूसरा है ए एच दानी,
तीसरा ब्यूलर, तीसरा जेम्स प्रिंसेस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। 48 और 52 बीपीएससी प्रीलिम्स में 2008 में पूछा गया। मतलब यूपी पीसीएस मतलब जो मतलब स्टेट से यूपी पीसीएस होता है और बिहार में जो मतलब बीपीएससी होता है उसमें भी पूछा गया, दोनों में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेम्स प्रिंसेस जो इसका आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम इन्हें ने ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 53, कालिदास का कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र का जन्म की कहानी है? सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युमन और अभिमन्यु। तो इसका आंसर होगा कार्तिकेय जो है कालिदास के कुमार संभव में इसी का जो कार्तिकेय का पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करेंगे। 54 के बारे में बात कर लेते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। जो मेगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम था है दोस्तों इंडिका जो है इसके पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, मतलब इसमें कौन सा किसका आंसर है। इसमें बीपीएससी ऑडिटर के 2019 में एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर। ए का हो जाएगा दोस्तों बृहद संहिता जो है डी में हो जाएगा। बी का 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों मूसिका मासा जो है अतुला है, इसका आंसर हो जाएगा। सी का 1 राजतंत्रगिनी जो है कल्हान और डी का हो जाएगा पिल्हान। तो 55 के बाद इसका आंसर हो जाएगा मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस कौन सा डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान में रखना आप सभी को। 55 के बाद 56 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इंडिका का लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डायमेकस और डिप्लिन। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये इंडिका का 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 56, 59 में। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो इंडिका का लेखक है मेगस्थनीज जो है। 56 के बाद 57 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का और यूनानियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का जो था मेगस्थनीज दूत था। 63 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 58 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहद्रथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ जो था मतलब अंतिम मौर्य सम्राट का शासक था कौन? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। किस अभिलेख में रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है? जूनागढ़, भितरी और 59 का अगला ऑप्शन है दोस्तों नासिक और सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? जूनागढ़। ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूनागढ़ आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने किस राज्य में बनाया? चोल और आंध्र प्रदेश और चोल और तमिलनाडु, पल्लव और तमिलनाडु, पल्लव और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है पल्लव जो तमिलनाडु में स्थित है जो कैलाश मंदिर का इन्होंने ही निर्माण कराया है। 61 के बाद 63 के बाद 62 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल जो था मतलब जैन धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा झुकाव रहता था इसका खारवेल का। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 63 के बाद 64 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को और समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। 64 के बाद 65 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, मतलब गुप्त सम्राट कौन सा जो था मतलब हुनों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्कंदगुप्त जो था मतलब हुनों को पराजित किया था। किसको? हुनों को पराजित किया। 65 का आंसर हो जाएगा सी नंबर।
65 के बाद 66 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। किस प्रकार की भूमि का अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल भूमि और जोती हुई भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिना जोती हुई जंगली भूमि जो है मतलब अपरहत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात कर लें। चीनी यात्री सुग यून ने भारत की यात्रा कब किया था? 1515 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी तक, 1525 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक, 1545 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक, 1592 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 1515 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी तक इसका आंसर हो जाएगा। 67 के बाद 68 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? फयान ने, हैनसांग ने, इतसिंग ने और तारानाथ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हैनसांग के द्वारा जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने मतलब भारत की यात्रा किया था, मतलब चीनी यात्री जो हैनसांग था उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कल्हान की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो कल्हान का पुस्तक जो है राजतरंगिणी जो है इसी का पुस्तक का नाम है। क्या है? राजतरंगिणी जो है मतलब कल्हान की पुस्तक का नाम है। 69 के बाद 70 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। उदंतपुरी पूर्व शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। उदंतपुर जो शिक्षा का केंद्र है बिहार में जो ये स्थित है, कहाँ पे? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? न्यायदेव, नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव। तो इसका न्यायदेव जो है मतलब कर्नाट वंश का संस्थापक है। कौन? कर्नाट देव का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 72 कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मोती सिंह, श्याम सिंह। जो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह था। कौन सा दोस्तों? हरि सिंह जो था मतलब कर्नाट वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और धर्मशास्त्र के समय। तो ये धर्मशास्त्र के समय ही जो मतलब अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद 74 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित किया गया था? मतलब कनिष्क के जो शासनकाल में बौद्ध सभा का किस नगर में स्थापित किया गया था? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगिरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कश्मीर में जो था मतलब कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध धर्म का आयोजित किया गया था। कहाँ पे? कश्मीर में। 74 के बाद 75 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हुआ करता था? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष और पाशर्वर। इसका आंसर प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप हुआ करता था। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया प्री में 2022 एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिणाम के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण जो हुआ था बाद में बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 76 के बाद 77 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती, कनगनहल्ली में। तो ये आंसर मतलब 67वीं बीपीएससी में री एग्जाम जो हुआ था कैंसिल होने के बाद ये राजगिरी में इसका आंसर हो जाएगा। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? राजगिरी में। 77 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 77 के बाद 78 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनमें से संबंध 4 स्थानों के नीचे निम्नलिखित या 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित इसको सुमेलित करना है। क्या करना है? इसका सुमेलित करना है अच्छी तरह। किसमें कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ बात करें तो हम लोग यहाँ पे जन्म जो हुआ था मतलब इसका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? जो बौद्ध का। तो इसका 2 का मतलब आंसर होएगा 2 में ही मतलब बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? जो सारनाथ में हुआ था। और जो निधन हुआ था कुशीनगर में हुआ था। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ से जो बौद्ध के बारे में उसी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। 78 के बाद 79 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे।
बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमांधर स्वामी को, पार्श्व स्वामी को। तो इसका आंसर होगा बोध गया में जो था गौतम बुद्ध को मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 79 के बाद 80 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बौद्ध बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था जहाँ मतलब जो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ पे? गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे इसको महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये क्वेश्चन 44 बीपीएससी में पूछा गया है 2001 और 2001 में। 81 के बारे में बात कर लेते हैं क्वेश्चन 80 के बाद। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र में, सारनाथ में और गया में, वैशाली में। तो इसका आंसर हो यहाँ पे सारनाथ, इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। 81 के बाद 82 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमदत्त और हर्ष। कनिष्क के शासनकाल में जो था गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान के रूप में मिल गया। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। 82 के बाद 83 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई, कहाँ की गई थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में और पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब वैशाली में जो था ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू किया गया था। कहाँ पे? वैशाली में। 84 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध कहाँ पे? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में और छांदोग्य में, उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर। 84 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 85 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में। 85 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब, कौन सा था युग? पहला मौर्य वंश, कुषाण काल, गुप्त युग और पाल युग। तो इसका आंसर गुप्त युग के शासनकाल में जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ऐसे 85 के बाद 86 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की किस विश्व प्रसिद्ध था? मतलब नालंदा भी जो विश्वविद्यालय किस लिए विश्व का प्रसिद्ध था? चिकित्सक विज्ञान का, तर्कशास्त्र का, बौद्ध धर्म दर्शन का, रसायन विज्ञान का। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय मतलब जो था बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। 86 के बाद 87 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता के से भर्ती के हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए और इनमें से उपयुक्त में से कोई न, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मध्यकालीन भारत में जो था मनसबदारी जो व्यवस्था लागू किया था उसका उद्देश्य था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु करना था। 87 के बाद 88 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कथन ए और कथन आर के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे कथन ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। कथन आर महावीर को राजकीय परसई मिलना बंद हो गया था। 88 का आंसर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एटी 88 की बात करें तो यहाँ 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 88 का। अब 89 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष उत्कर्ष की इसी शताब्दी में हुआ था। इसका 89 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 89 के बाद 90 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज और चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। जो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो था पाटलिपुत्र हुआ करता था। कौन सा? पाटलिपुत्र हुआ करता था। 91 के बारे में बात कर के बाद हम लोग 92 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन प्राप्त किया था? मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने और कुषाण ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य
जो वंश था, जो नंद वंश के पश्चात मगध पर इसी राजा ने मतलब अपना शासन प्राप्त किया था, हासिल किया था। 92 के बाद 93 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा? भास, शूद्रक, विशाखा दत्त और अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त जो है, इसका 93 का आंसर हो जाएगा विशाख दत्त जो है इसका आंसर हो जाएगा। 93 के बाद 94 के बारे में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन हुआ करता था? महापद्नंद और धनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे धनानंद जो था, मगध का जो राजा सिकंदर महान के समकालीन हुआ करता था। कौन? धनानंद हुआ करता था। 94 के बाद 95 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, किसका बना हुआ था? ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो इसका जो महल जो बना हुआ था लकड़ियों का बना हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था लकड़ी का बना हुआ था। 95 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 95 के बाद 96 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन और शिवाजी। तो जो अष्टप्रधान का जो गठन किया था शिवाजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा किया गया था। 97 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? मतलब निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार, चौथा कुणाल। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के द्वारा जो था जो दक्कन की विजय प्राप्त हुआ था। किसका? दक्कन का विजय प्राप्त हुआ था। 97 के बाद 98 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग एक एक करके। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। मतलब पहला ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, दूसरा अशोक का गिरनार शिलालेख, तीसरा रुद्रदामन जूनागढ़ शिलालेख, चौथा अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 98 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 98 के बाद 99 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। जो मतलब अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन सा मतलब देश नहीं था, कौन सा क्षेत्र नहीं था? श्रीलंका जो था मतलब अशोक के शासनकाल में इसका साम्राज्य सम्मिलित नहीं हुआ करता था। 99 के बाद 99 के बाद 100 क्वेश्चन के बारे में बात लेंगे हम लोग यहाँ पे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। तो जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो मतलब नगर में आयोजित किया गया था, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में जो था मतलब बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। 100 के बाद 101 क्वेश्चन नंबर के बारे में बात लेंगे हम लोग यहाँ पे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। जो अशोक का शिलालेख जो था उसमें प्रयुक्त भाषा प्राकृत था। क्या था? प्राकृत था। 101। 102 का आंसर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 102 के बारे में क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? पहला ब्राह्मी, दूसरा शारदा, तीसरा ख्रोष्टी, चौथा नंदनागरी। जो मतलब प्राचीन भारत की जो लिपि हुआ करता था दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सा? ख्रोष्टी लिपि जो था मतलब दाहिने से बाईं की ओर लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। और इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। इसका आंसर हो जाएगा मतलब अशोक के धम्म का मूल संदेश था। इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 103 के बाद 104 क्वेश्चन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। केवल वह स्तंभ जो जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पहला ऑप्शन है मास्की लघु स्तंभ, रुम्मीन देई स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाब्रू स्तंभ जो है 104 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी,
धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो कौन? अशोक, मतलब अपनी शिलालेख में। 105 के बाद 106, क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, मतलब किनके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेस, बुहलर, रॉबर्ट सेवल, कॉर्डर, रिंगटन। जेम्स प्रिंसेस के द्वारा जो था अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेस जो था अशोक के अभिलेखों को पहली बार, मतलब जेम्स प्रिंसेस के ही द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर और सामाजिक जीवन पर। जो था कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो था, मतलब कौटिल्य का जो मतलब अर्थशास्त्र जो बुक लिखा था, उसमें पहलू मतलब कौन सा पहलू का प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियों का सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 108 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बारे में कुछ तथ्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये जो कौटिल्य का जो है कुछ तथ्य। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत का अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष्ठ, दंड और एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। किसमें? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें इन सभी का जो मतलब विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त होता है। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी बारी मंदिर, तीसरा है श्री पद्मनाभा भसामी मंदिर और चौथा अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर और एकेश्वररार मंदिर। तो इसका आंसर हो यहाँ पे एकाम्बरेश्वररार मंदिर जो है इस यहाँ पे स्थित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 109 के बाद 110 क्वेश्चन नंबर 12 में बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भीमबेटका स्थित जो है मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। 110 के बारे में 110 के बाद हम लोग यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मेघस्थनीज जो भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 7। जो मेघस्थनीज ने भारतीय समाज को मतलब 7 श्रेणियों में विभाजित किया। किसने श्रेणी में? 7 श्रेणी में इन्होंने 7 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद 112 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेघस्थनीज पुस्तक इंडिका में। तो जो मौर्य समाज का 7 वर्गों में जो विभाजन का विशेष है उसमें मेघस्थनीज की पुस्तक के इंडिका में जो इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इतिहासकार के प्राचीन मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं सही मिलान किस युग में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय और सम्रांग सूत्रधार, और दूसरा है महेंद्र वर्मन और मत्तविलास प्रहसन, तीसरा है भोजदेव और इसका मानसोल्लास, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सोमेश्वर अमुक्तमाल्यद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे महेंद्र वर्मन और मत्तविलास प्रहसन जो इसका सही मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा था? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रॉबेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक इसका आंसर होगा। ये 64 बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पहला है दिव्या बदांगन, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा इंडिका, चौथा अशोक शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिका जो है जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। किसमें? इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 115 के बाद क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, और चंद्रगुप्त विक्रमदत्त ने, और कनिष्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र को मतलब सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र का अपना प्रथम जो राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में बात कर लेते हैं 116 के बाद दोस्तों। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग और मेनांडर और भीम कड़फिसेस और गौतम मीपुत्र और सातकर्णी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भीम कड़फिसेस के द्वारा जो था सर्वप्रथम पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने का मुद्रा जो चलाया गया था। किसके द्वारा? भीम कड़फिसेस के द्वारा इन्होंने ये चलाया था। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद क्वेश्चन नंबर 117 के बाद 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में बात कर लेंगे थे हम लोग यहाँ पे दोस्तों। कला की गंधार शैली निम्न समय फली फूली किस समय? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय, मौर्य के समय में। जो कला की अगर बात करें तो यहाँ पे कुषाणों के समय में सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित रहा। इसके बारे में कुछ तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गंधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया और गंधार कला का यूनानी कला से प्रभावित था। कहाँ से? यूनानी कला से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कनिष्क, चौथा है कलाशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर जो था मतलब कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति जो था कश्मीर में आयोजित किया गया था। 119 का नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका कुछ तथ्य दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल बान में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष हुआ करता था। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर समग्र विचार किया गया था। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। किसने? इसी समय 2 मतलब इस समय ही बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में 2 मतलब स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया मतलब बांटा चला गया। क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रद्योत कहाँ का राजा हुआ करता था? काशी, कौशल, मगध और अवनति। तो इसका आंसर हो गया अवनति जो था प्रद्योत का राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसके बारे में जान लेते हैं। बुद्ध के समय अवनति का राजा चंद प्रद्योत था। इसकी पुत्री बारन बख्ता से वत्स्य नरेश उद्यान से विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वरत्न प्रदत्ता नामक नाटक में था। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवनति था, जिसके 2 भाग में था। उत्तर अवनति की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिणी अवनति की राजधानी जो महिष्मती हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है 121 मतलब लास्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास का मतलब टोटल 121 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ तक अभी तक जितना भी मतलब 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी 68th बीपीएससी तक क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 121 क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन भारत के इतिहास का। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास हम लोग करेंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। हून राजा तोरमाना किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? यशोवर्मन, प्रकाश वर्मन, राज्यवर्धन और विष्णुवर्धन। जो था हून राजा तोरमाना जो प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। किसके द्वारा? प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। इसका कुछ तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुछ तथ्य इसके बारे में नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
दोस्तों आप सभी अगर वीडियो भी मतलब पूरा देख लेते हैं, मतलब आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अब की बार दोस्तों आपको सिलेक्शन लेके रहना दोस्तों, क्योंकि मम्मी पापा का जो सपना है उस पर खड़े उतरना आप सभी को। दोस्तों अभी आप लोग कसम खाइए कि आपको पढ़ना है, अब की बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है हर हाल में दोस्तों। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।